नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम पहले कार्बन श्रृंखला के आधार पर देखने वाले हैं। तो कार्बन की श्रृंखला के आधार पर यौगिकों को दो प्रकारों में बांटा है। पहला है अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। अचक्रीय कार्बनिक यौगिक मतलब जहां कार्बन और कार्बन मिलकर चक्र का निर्माण करने वाले नहीं हैं, उसे कहते हैं अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को दो प्रकारों में बांटा है, संतृप्त यौगिक और दूसरा असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक उनको कहते हैं जहां कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। एकल बंध वालों का उदाहरण कौन है? एल्केन। एल्केन श्रेणी जो है वहां पर एकल बंध मिलता है, वह संतृप्त यौगिक के अंदर आते हैं। दूसरा प्रकार असंतृप्त यौगिक है, वह यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में बहुबंध होता है, मतलब दो या तीन बंध कार्बन और कार्बन के बीच होते हैं, वह असंतृप्त यौगिक की श्रेणी में आते हैं। असंतृप्त यौगिकों में एल्कीन और एल्काइन दो नाम दिए हैं। एल्कीन के अंदर द्विबंध होता है, एल्काइन के अंदर तीन बंध पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये अचक्रीय को ही खुली श्रृंखला भी कहते हैं। खुली श्रृंखला को अंग्रेजी में ओपन चेन कहते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को इंग्लिश में एसाइक्लिक कंपाउंड, अचक्रीय को अंग्रेजी में एसाइक्लिक कहा जाता है। अब अगर हम एक छोटा सा उदाहरण फिर से देखें तो हमारी ज़िंदगी में आ रहा है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए एकल बंध है। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में द्विबंध है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो उसको हम कहते हैं संतृप्त। बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्ट कई बार बन जाता है कि सर इसमें तो डबल बंध है तो ये तो असंतृप्त होगा। बिल्कुल, पर कार्बन और कार्बन के बीच में होता तब। अभी जो एकल बंध है वो कार्बन कार्बन के बीच और द्विबंध जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। अतः कार्बन कार्बन के बीच में बहुबंध होता है, तभी उसको हम किस में गिनते हैं? असंतृप्त में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने दूसरा प्रकार चक्रीय कार्बनिक यौगिक बनाया है। चक्रीय को ही अंग्रेजी में हम साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, चक्रीय कंपाउंड भी कह सकते हैं। चक्रीय कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में मिलकर या कोई अन्य परमाणु भी बीच में आ जाए तो वह मिलकर चक्र का निर्माण करते हैं। जब चक्र का निर्माण होता है तो वह यौगिक कहलाते हैं चक्रीय कार्बनिक यौगिक। चक्रीय कार्बनिक यौगिकों को हमने दो भागों में बांटा है, एक है समचक्रीय, दूसरा है विषम चक्रीय। ये जो समचक्रीय होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब वह यौगिक जिसके चक्र के सभी सदस्य कार्बन हो। वह यौगिक जिसके चक्र के सभी सदस्य कार्बन हो उसे समचक्रीय या होमोसाइक्लिक कहते हैं। इसी प्रकार से विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक, वह यौगिक जिसके चक्र में कार्बन के अलावा कोई परमाणु हो। तो ये कार्बन है और कार्बन के अलावा अगर कोई परमाणु है उसके अंदर तो उसको हम कहते हैं विषम चक्रीय। अब विषम चक्रीय और समचक्रीय दोनों को फिर बांटा है। एक कहा है एलिसाइक्लिक और दूसरा कहा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब वह कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना तो चक्रीय है, चक्र का निर्माण तो कर रहे हैं, पर उनके गुण जो हैं वह गुण अचक्रीय यौगिकों की तरह दर्शाते हैं। तो वह यौगिक जिनकी संरचना चक्रीय और गुण अचक्रीय की तरह होते हैं वह कहलाते हैं एलिसाइक्लिक। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमा शब्द से आया है। एरोमा जो है उसका मतलब होता है खुशबू या सुगंध प्रदान करने वाला। तो फल फूल जो सुगंधित चीज़ें हैं उनके अंदर एरोमेटिक यौगिक पाए जाते हैं। एरोमेटिक यौगिक बनना हो तो उसके लिए कार्बन का संकर्ण sp2 होना चाहिए। आपका जो अणु है वो एक ही तल में होना चाहिए, समतलीय अणु होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो एकांतर रूप से द्विबंध होना चाहिए, मतलब द्विबंध के बाद एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध होना चाहिए। अणुओं की लगातार स्थिति बदलना चाहिए, अणु के अंदर जो द्विबंध है उसकी स्थिति लगातार बदलना चाहिए
और द्विबंध की स्थिति जब लगातार बदलती है तो उस घटना को हम कहते हैं अनुनाद, और अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त होता है। साथ ही साथ इन एरोमेटिक यौगिकों द्वारा हकल के नियम का पालन किया जाता है। हकल का नियम बोलता है कि किसी भी यौगिक को एरोमेटिक होना होगा तो उसके पास में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब उसके पास में इस तरह के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वह एरोमेटिक कहलाता है। तो हमारे पास में एरोमेटिक का सबसे शानदार उदाहरण जो है वह है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र है C6H6। इसके अंदर आपको इस तरह से रचना दिखाई देगी जिसमें 3 आपको द्विबंध नजर आ रहे हैं। 3 द्विबंध मतलब एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बंध में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब हकल के नियम का क्या हो रहा है, पालन। एकांतर रूप से द्विबंध है, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध। तो एकांतर रूप से द्विबंध है, अणु भी कैसा है, समतलीय है, sp2 संकरण है सभी कार्बन के पास, और द्विबंध लगातार अपना स्थान बदलते हैं, मतलब अनुनाद भी इसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक के उदाहरण में गिना जाता है। तो ये हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है कार्बन श्रृंखला के आधार पर। अगला वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं क्रियात्मक समूह के आधार पर। पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ऐसा बालक ने पूछा है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसा चित्र दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित यौगिक है, तो निम्नलिखित यौगिक क्या है। ए ऑप्शन में आएगा एलिसाइक्लिक, बी ऑप्शन में आएगा एरोमेटिक, सी ऑप्शन में आएगा अचक्रीय, इस तरह से डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा विषम चक्रीय। तो पहली बात देखो, यौगिक देखा तो यौगिक के अंदर सभी क्या हैं, कार्बन। कार्बन है और चक्र बना है। चक्र बना है तो भाई अचक्रीय में तो आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चक्र का निर्माण कर रहा है। अब चक्र का निर्माण करने के बाद में आप देख रहे हैं कि चक्रीय है, तो चक्रीय में एलिसाइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी। और एक कौन कौन है, विषम चक्रीय। तो विषम चक्रीय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन और कार्बन चक्र के सभी सदस्य कौन है, कार्बन। तो ये वाला उत्तर नहीं लगा पाएंगे। फिर अपने पास में आया एलिसाइक्लिक होगा कि एरोमेटिक, तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक होने के लिए एकांतर द्विबंध चाहिए। अब इसके अंदर क्या नहीं नजर आए, एकांतर द्विबंध, और एकांतर द्विबंध नजर नहीं आए इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। तो प्रश्न किस तरह से बनेंगे वह भी मैंने आपको बताया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण। तो ये लिखा हमने क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास में अगर जीवन में कौन आए, एल्कोहल, तो एल्कोहल की अगर पहचान करेंगे तो उसके अंदर OH क्रियात्मक समूह होता है, ये ध्यान देना है। वह यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH होता है वह एल्कोहल होते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड को इस तरह से लिखते हैं, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लगा रहता है। तीसरा जो है, और हम बढ़े आगे तो कीटोन समूह होता है। कीटोन के अंदर CO ग्रुप होता है। CO ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये, मतलब दोनों साइड बंद बन सकते हैं इसीलिए इसको कीटोन बोल रहे हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक ही साइड बंद बनेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में यह अंतर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे की तरफ तो हमारे पास में साइनाइड होते हैं। साइनाइड का अगर हम देखेंगे तो CN होता है।
मतलब जो अब जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा? कार्बन से। पर अगर जो नया ग्रुप जुड़ने वाला है वो अगर नाइट्रोजन से जुड़ जाए तो उसको हम पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। मतलब ये N और ये 3 बंध, तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड हुआ, साइनाइड के बाद कौन हो गया? आइसोसाइनाइड। और भी हमारे पास में है जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी पहचान है COOH। इसको अगर लिखना हो ना तो ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह से हमारे पास अमाइड होते हैं, एस्टर होते हैं, सल्फोनिक एसिड होता है, एनहाइड्राइड होते हैं, अमीन होते हैं। ये सब हमारे क्रियात्मक समूह है। पर मैंने अभी सामान्य परिचय में आपके सामने 5-6 क्रियात्मक समूह लिख दिए। इन क्रियात्मक समूह के नाम हमको याद होना चाहिए, इसीलिए एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, साइनाइड का CN और आइसोसाइनाइड का NC। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नाइट्रोजन से अब कोई जुड़ रहा है इधर, तो आइसोसाइनाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH कहलाता है। तो अब क्रियात्मक समूह के आधार पर जब वर्गीकरण करने निकले हैं तो एक बात बता दूं कि क्रियात्मक समूह यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। कौन से गुणों का? रासायनिक गुणों का। अब अगर क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण को आगे बढ़ाएं तो क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हमें सजातीय श्रेणियां प्राप्त होती हैं। पहली बात ध्यान देना है, कार्बनिक समूह के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, क्रियात्मक समूह के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो हमें सजातीय श्रेणियां प्राप्त होती हैं। इन श्रेणियों में बहुत सारे सदस्य होते हैं। श्रेणियां बनाने के लिए क्या चाहिए? सदस्य। और यह सदस्य आपस में कहलाते हैं सजात। क्या कहलाएंगे? सजात। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर हमारे पास में सजातीय श्रेणियां बनेगी जिसके सदस्य होंगे और सदस्य आपस में कहलाएंगे सजात। श्रेणियों के कुछ गुण होते हैं, तो सजातीय श्रेणियों के गुणों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सजातीय श्रेणियों के गुण, पहला गुण होता है श्रेणी के सभी सदस्य सामान्य सूत्र द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। श्रेणी के सभी सदस्यों को हम एक सामान्य सूत्र द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। वह सामान्य सूत्र होता है श्रेणी के सभी सदस्यों के लिए। जैसे अगर हम बात करें एल्कोहल के लिए, एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अब अगर हम देखें कि भाई पहला सदस्य, तो पहला सदस्य मतलब एक रखो, एक रखा, यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 3 हुआ और ये हो गया OH, ये प्रथम सदस्य बना। दूसरा बनाना है C2, 2 कार्बन, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5, C5OH। फिर 3, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7। देखो एक ही सूत्र से हम सदस्य बनाते जा रहे हैं। तो यह है प्रथम सदस्य एल्कोहल श्रेणी का। यह है द्वितीय सदस्य श्रेणी का, और ये है तृतीय सदस्य। और इस तरह से काम लगातार चलते जाएगा।
चतुर्थ सदस्य भी बना सकते हैं। आप जितने चाहो उतने सदस्य बना लो, पर सदस्य बनाने के लिए आपको एक सामान्य सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा पहला गुण है श्रेणी का कि श्रेणी के समस्त सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा गुण है कि सदस्य एक से दूसरे के पास जाते हैं, है ना। एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास में जाते हैं तो सूत्र में CH2 की बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक और बढ़ गया, यहाँ पर 3 थे और 2 बढ़ गए, 3 और 2 5, तो CH2 की वृद्धि होती है। एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास जाने पर CH2 की वृद्धि होती है। अब CH2 की अगर हम बात करें तो भार जो है वह 14 से बढ़ता है। तो पहली बात, सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र से उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो दो सदस्यों के अणुभार में अंतर, दो क्रमागत सदस्यों के अणुभार में अंतर जो है वह 14 का मिलेगा। तीसरा अणुसूत्र में अंतर, दो क्रमागत सदस्यों में अणुसूत्र में अंतर CH2 का मिलेगा। आप देख सकते हैं CH2 का। और अगर अणुभार की बात करें तो अणुभार में अंतर जो है वह 14 का आएगा और अणुसूत्र में अंतर CH2 का होगा। चौथा, रासायनिक गुण सभी ग्रुप के या श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होंगे, परंतु भौतिक गुण अलग अलग होंगे। ये ध्यान देना है, भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग। भौतिक गुणों में बात करें तो गलनांक, क्वथनांक, इस तरह की बातें। तो इन दोनों में से ज़्यादा अणुभार वाला नीचे है, नीचे नीचे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अणुभार बढ़ेगा। देखो इसका अणुभार निकालता हूँ, 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 में 16 जोड़े तो ये हो गए 32। इसका अणुभार मैं सीधे बता सकता हूँ, 32 में 14 जोड़ो, 32 में 14 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 46, 46 आएगा। दूसरे तरीके से 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 16 ऑक्सीजन के 46, ये आ गया 46। देखो दोनों में अंतर कितने का है? तो वही 14 का। अणुभार में अंतर कितने का आ रहा है? 14 का। दूसरी बात, सूत्र में अंतर कितने का आ रहा है? CH2 का। सबके अंदर क्रियात्मक समूह एक जैसा है, इसीलिए श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होने वाले हैं? समान। पर आया अगला नंबर, भौतिक गुण। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि भौतिक गुण अणुभार पर निर्भर करते हैं और हम जानते हैं कि हर सदस्य का अणुभार अलग होगा और हर सदस्य का अणुभार अलग होगा, इसीलिए उनके भौतिक गुण भी अलग अलग होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भौतिक गुणों में अगर हम गलनांक की बात कर रहे हैं तो गलनांक और अणुभार के बीच में सीधा संबंध है। सीधा संबंध मतलब अणुभार अगर बढ़ता है तो गलनांक भी बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो अणुभार लगातार बढ़ेंगे और अणुभार बढ़ने के कारण गलनांक भी बढ़ेंगे। मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय सदस्य में देखें तो सबसे ज़्यादा गलनांक इस तीसरे वाले सदस्य का होगा। क्यों? क्योंकि इसका अणुभार भी सबसे ज़्यादा है। तो ये सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से बना सकते हैं। दो क्रमागत सदस्यों के अणुभार का अंतर 14 होता है और उनके अणुसूत्र में भी अंतर 14 CH2 का होता है। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। और आखिरी गुण होता है कि श्रेणी के सभी सदस्यों को
श्रेणी के सभी सदस्यों को सामान्य विधियों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण से अपन समझते हैं कि मेरे पास में एक एल्केन है, उस एल्केन के ऑक्सीकरण से मुझे एल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब कौन सा एल्कोहल? तो सभी एल्कोहल मैं इस विधि से बना सकता हूँ। तो ये सभी सदस्यों को बनाने के लिए एक सामान्य विधि हो गई। उस विधि का नाम क्या है? एल्केन का ऑक्सीकरण। एल्केन का ऑक्सीकरण करने से एल्कोहल श्रेणी हमको प्राप्त हो जाएगी, एल्कोहल के विभिन्न सदस्य हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो यह सामान्य विधि हो गई। कौन सी? एल्केन का ऑक्सीकरण। तो एल्केन के ऑक्सीकरण द्वारा आप श्रेणी के सभी सदस्यों को निर्मित कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास क्रियात्मक समूह के आधार पर सजातीय श्रेणियां प्राप्त होती हैं और सजातीय श्रेणियों के सदस्य सजात कहलाते हैं। आप देखिए, ये दोनों आपस में सजात हैं, ये तीनों आपस में सजात हैं, और हर एक सजात की अगर हम बात करें तो इनके अणुभार अलग अलग होते हैं। मतलब सजात हमेशा अणुसूत्र अलग रखेंगे और हमेशा अणुभार भी अलग रखेंगे, पर दोनों क्रियात्मक समूह समान रखेंगे। तो सजात वह यौगिक होते हैं जिनका क्रियात्मक समूह क्या होगा? समान, पर अणुभार अलग अलग होगा, अणुसूत्र अलग अलग होगा। अणुसूत्र और अणुभार सजातों के अलग होते हैं पर क्रियात्मक समूह समान होते हैं। ये खास बात ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ा है।